Hi guys, this is Ashish Sharma and I think you might have seen a lot of videos on simulation on ANSYS or CATIA or SolidWorks, but here on this series I'm going to tell you the core physics behind all the simulations and everything, not only just using the tool. So let me tell you first that what are we going to study in this series. Basically, we are going to study firstly FEA, which is finite element analysis. In this, we are going to do two case studies. First one is conduction, and the second one would be of structural analysis. And then we are going to do CFD, which is computational fluid dynamics. So we are going to see the numericals, the mathematical methods of these two, as well as on the software itself. Basically, we are going to use ANSYS software, so stay tuned. So our first question is, what's under the black box? Well, ब्लैक बॉक्स के बारे में आपने सुना होगा मोस्टली इन एयरप्लेन्स, राइट? तो ब्लैक बॉक्स हमारा एक ऐसा टूल होता है जो अगर हमारा प्लेन क्रैश हो गया तो हमें सब चीज़ का डेटा दे देता है, जैसे कि हमारा इंजन ख़राब था कि नहीं, मतलब पूरा एनालिसिस उसमें होता है कि इंजन का एनालिसिस, हमारा विंग्स का एनालिसिस, मे बी उसमें मतलब कितना ड्रैग था, कितना टर्बुलेंस था, किस वजह से हमारा प्लेन क्रैश हुआ है, मतलब पूरा का पूरा जो डेटा होता है, पूरा एनालिसिस जो होता है उसमें मिल जाता है, राइट? तो उसी तरीके से वी आर कॉलिंग आवर टूल्स, सिमुलेशन टूल्स, ब्लैक बॉक्स. ओके, सो मान लो ये हमारा एक टूल है एंड वी कॉल इट एज ब्लैक बॉक्स. ओके, नाउ अब ब्लैक बॉक्स में होता क्या है? ब्लैक बॉक्स में एनालिसिस आ कहाँ से रही है? फर्स्टली वी नीड टू गिव इट सम काइंड ऑफ इनपुट्स, राइट? सो इनपुट्स हमें कहाँ से मिलेगा? अगर हमें ब्लैक बॉक्स को इनपुट देना है तो कोई भी इंजीनियर जो होगा वही हमें इनपुट देगा, राइट? अब यूज़र इनपुट जब हमें ब्लैक बॉक्स के अंदर मिला तो ब्लैक बॉक्स के अंदर कुछ एनालिसिस होगी, कुछ कैलकुलेशंस होंगी, कुछ कैलकुलेशंस होंगी जिसकी वजह से हमें आउटपुट मिलेगा. तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें? कलर्ड पिक्चर्स एंड स्पेसिफिक रिजल्ट्स. ओके, तो हमें इनपुट देना है, हमें आउटपुट मिलेगा, और इन बिटवीन क्या हो रहा है हमें नहीं पता, ठीक है? बट एज इंजीनियर्स वी हैव टू नो कि अंदर क्या हो रहा है ब्लैक बॉक्स के. सिर्फ अगर हमें ये पता हो कि ANSYS टूल यूज़ कैसे करते हैं, उसमें हमने इनपुट दे दिया और हमें आउटपुट मिल गया, क्या फ़ायदा उसका? ये तो उसकी तरह हो गया ना कि हमने गार्बेज इन किया, क्रैंक घूमा और गार्बेज आउट हो गया. बट उसका मेन मोटो क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा टूल है उसने सही एनालिसिस करके दिया है या नहीं? एज इंजीनियर्स वी हैव टू नो दैट कि किसी भी एनालिसिस को देख के कि ये एनालिसिस ठीक हुई है कि नहीं. अगर हमें यही नहीं पता होगा कि एनालिसिस ठीक है या नहीं है तो कितने सेफ्टी हैजर्ड्स हो सकते हैं. हमारे ब्रिजेस जो हैं वो टूट के गिर सकते हैं, हमारे मशीन्स जो है वो मैल फंक्शन हो सकता है, एयरप्लेन्स है उसका क्रैश मोस्टली हो जाएगा, मतलब इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी. तो इसी वजह से एज इंजीनियर्स वी नीड टू नो कि ब्लैक बॉक्स के अंदर हो क्या रहा है. तो बेसिकली ब्लैक बॉक्स के अंदर होता क्या है? यूज़र इनपुट जो है वो कहाँ से आ रहा है हमारे पास कोई फिजिकल प्रॉब्लम होनी चाहिए यूज़र इनपुट के लिए. तो फिजिकल प्रॉब्लम हमारी आएगी कहाँ से? फिजिकल प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? मान लो कि हमारे पास एक एयरप्लेन का विंग है, राइट? हमने फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ा है कि जब हमारी एयर जो है विंग से गुजरती है तो उसमें एक ड्रैग होता है, राइट? ड्रैग फोर्स जनरेट होता है जिसकी वजह से हमारे पास टर्बुलेंस आती है, ठीक है?
अगर टर्बुलेंस ज़्यादा होगी, टर्बुलेंट फ्लो होगा हमारे विंग्स के ऊपर या फिर नीचे, मतलब सरफेस पे हमारे टर्बुलेंट फ्लो होगा एयर का, तो उससे हमारा प्लेन क्रैश भी हो सकता है एंड सेफ्टी हैजर्ड्स भी हो सकती है। हो सकता है कि हमारे प्लेन का विंग ही टूट जाए, राइट। तो इसी वजह से, तो ये हमारी एक फिजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमारे पास एक फिजिकल प्रॉब्लम आ गई। अब हमने इनपुट दिया, ठीक। इनपुट जब हमारा टूल पे जाएगा तो वो एक मैथमेटिकल मेथड को चूज करेगा। सिर्फ टूल को ही चूज नहीं करना है, हमें खुद भी चूज करना है। हमें जब तक नहीं पता होगा कि कौन से प्रॉब्लम में कौन सा मैथमेटिकल मेथड यूज होना चाहिए, तब तक हम एनालिसिस खुद से नहीं कर सकते। तो इसी वजह से मैथमेटिकल मेथड जो होता है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मैथमेटिकल मेथड जो है वो हमारे टूल ने यूज़ किया है, ताकि हम आगे चल के ये देख पाएँ कि एनालिसिस ठीक हुई है या नहीं हुई है। तो हमारे पास एक मैथमेटिकल मेथड आ गया, ठीक है। ये हमारा फिजिकल प्रॉब्लम से आया है, फिजिकल प्रॉब्लम को देखते हुए आया है। तो बेसिकली ये डिपेंड करेगा हमारे प्रिंसिपल पे, फिजिक्स के प्रिंसिपल पे एंड एजम्पशन पे। मे बी कोई फोर्स जो है वो एकदम बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब टेंडिंग टू ज़ीरो है, तो हम उसको नहीं लेंगे, हम उसे काउंट नहीं करेंगे हमारे एनालिसिस में। तो ये हम एजम्पशन में ले सकते हैं, राइट। और फिजिक्स के प्रिंसिपल में, जैसे कि ड्रैग का प्रिंसिपल हो गया या फिर हमारा वेलोसिटी का, विस्कोसिटी का, इन सारे प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड होता है, ठीक है, मैथमेटिकल मेथड। देन मैथमेटिकल मेथड से हमारा फिर क्या होगा, न्यूमेरिकल सोल्यूशन निकालेंगे हम लोग। न्यूमेरिकल सोल्यूशन, ठीक है। अब न्यूमेरिकल सोल्यूशन से हमें क्या मिलेगा, सिलेक्टेड वेरिएबल्स एट सिलेक्टेड पॉइंट्स, ठीक। तो मान लो कि हमारे पास ये एक सरफेस है और हमें जो आउटपुट चाहिए, जो एनालिसिस चाहिए, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट का चाहिए। हमें पूरे सरफेस का नहीं मिलेगा, हमें कुछ पॉइंट्स का मिलेगा, जो कि जिससे हम बाकी के सरफेस, बाकी के पोजीशंस का पता लगा सकते हैं कि इसमें कितना फोर्स लग रहा है या इसमें कितना फोर्स लग रहा है, एक पर्टिकुलर टाइनी सरफेस एरिया को या फिर सरफेस वॉल्यूम को देख के, ठीक है। उसके बाद जब हमारा सिलेक्टेड वेरिएबल एट सिलेक्टेड पॉइंट्स, जैसे सिलेक्टेड वेरिएबल हो गया हमारा कि हमें प्रेशर कितना चाहिए, और वो प्रेशर हमें कौन से सिलेक्टेड पॉइंट पे चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, कहाँ चाहिए। तो बेसिकली ये हमारा हो गया सिलेक्टेड वेरिएबल्स एट सिलेक्टेड पॉइंट्स। नाउ जब ये हो जाएगा तो हमें मिलेगा हमारे कलर्ड पिक्चर्स एंड स्पेसिफिक रिजल्ट्स, जो कि हमें चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ब्लैक बॉक्स का। अब ब्लैक बॉक्स, अच्छा, अब इससे हमारे पास 3 क्वेश्चंस आते हैं कि हम कौन सा मैथमेटिकल मेथड कब यूज़ करेंगे, ठीक है। देन या फिर मैथमेटिकल मेथड्स होते क्या हैं, फिर हमारे न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, कब यूज़ होते हैं, और उनमें कौन कौन से एरर्स होते हैं, और हम एरर्स को कितना मिनिमाइज कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये है। और उसके बाद फिर हमारा फिजिकल प्रिंसिपल्स और एजम्पशंस क्या होते हैं, कौन कौन से फिजिकल प्रिंसिपल्स और एजम्पशंस होते हैं हमारे फिजिक्स में, जिससे हम एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, एक है मैथमेटिकल मेथड, एक है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस और एक है फिजिकल प्रिंसिपल्स एंड एजम्पशन। अगर हम ये तीनों पता कर ले तो हम पता कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्टेड वेरिएबल्स एट सिलेक्टेड पॉइंट्स ही तो हमें खुद हमको खुद देखना है कि हम कौन सा वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हम प्रेशर, हमें चाहिए प्रेशर, तो वो हमारा सिलेक्टेड वेरिएबल हो गया, और सिलेक्टेड पॉइंट तो हमें कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, तो ये भी हम खुद ही डिसाइड करेंगे। बट ये तीनों जो चीज़ें हैं, ये हमारी ये तीनों हमें फिजिकल प्रॉब्लम से ही मिलेगी, तो ये हमें फिजिक्स से ही निकालना है, ये हम खुद चूज़ नहीं कर सकते।
तो अगर हमें ये तीनों पता चल गए तो हमें पता चल जाएगा कि ब्लैक बॉक्स में आखिर एनालिसिस होती कैसे। ठीक है, अच्छा अब हमारा ये तो हो गया कि ये हमारा हो गया कि हम टूल में कैसे एनालिसिस हो रही है। ठीक है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि टूल में ठीक एनालिसिस हो रही है कि नहीं? हम सॉफ्टवेयर के पीछे कोडिंग तो देख नहीं रहे हैं कि वो कोडिंग ठीक है या नहीं है, या फिर उसमें कौन सा वेरिएबल कितने पे यूज़ हुआ है, कौन सा इनपुट दिया गया है उसको, ये हमें कुछ नहीं पता है। बट हमें देखना है कि एनालिसिस ठीक हुई या नहीं हुई। तो उसके लिए हमें हैंड कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया कि थ्योरेटिकल रिजल्ट्स। और हमें एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस या एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा रिजल्ट्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। अच्छा, क्या कभी आप लोगों ने सुना है कार क्रैश टेस्टिंग के बारे में? बेसिकली जब हम किसी भी कार को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, जब वो बन जाती है तो हम किसी भी कंपनी को उसे क्रैश करके देखना पड़ता है। ठीक है, क्रैश टेस्टिंग होती है, उसकी टिल्ट टेस्टिंग होती है, बहुत सी तरीके की टेस्टिंग होती है। तो उसमें क्या होता है कि हमें पर्टिकुलरली एक दीवार के ऊपर कार को फुल स्पीड से लेके जाना होता है और क्रैश करवाना होता है। कितने फोर्स पे, कितने वेलोसिटी पे कार क्रैश हो रही है, कितना उसे हार्म हो रहा है, ये सब आता है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से। जब तक हम फिजिकली ये नहीं करेंगे तब तक हमें पूरा एश्योरेंस नहीं होगा कि कार जो है वो हमारी सेफ है या नहीं। राइट, अब इंडिया में वो कितना होता है कितना नहीं होता उस पर नहीं जाते। बाकी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो होते हैं उसको भी हमें चेक करना होता है हमारे टूल के रिजल्ट से कि वो कितना वैरी कर रहा है। अगर वो ज़्यादा वैरी नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम 10 कार को ठोक देंगे, जाकर किसी एक कार को ठोकेंगे, उससे हमारा जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आएगा उसको हम कंपेयर करेंगे हमारे टूल के रिजल्ट से। अगर वो दोनों बहुत ही मिनिमम डिफरेंस पे होगा तो इसका मतलब है कि हमारा जो टूल है वो सही है। और इवन हमारा हैंड कैलकुलेशन, जो हमारा थ्योरेटिकल रिजल्ट आ रहा है, उससे हमारा टूल जो है वो कितना वैरी कर रहा है इस पर भी डिपेंड करता है। राइट, तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि टूल में घुसने से पहले, टूल में कोई भी एनालिसिस करने से पहले कौन कौन से स्टेप्स करते हैं और निकलने से पहले कौन कौन से स्टेप करते हैं। तो अब आगे देखते हैं, पहले मैं बोर्ड क्लियर करती हूँ। सो अब देखते हैं कि कौन कौन से, अच्छा मैंने पहले ये वापस फ्लो चार्ट ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, हमारा यहाँ पे था हैंड कैलकुलेशन और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। ठीक है, एक बार समराइज कर लेते हैं। यूज़र इनपुट फिजिकल प्रॉब्लम से आ रहा है हमारे पास, तो उस फिजिकल प्रॉब्लम और यूज़र इनपुट के बेसिस पे हमें मिलेगा हमारा मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड जो है वो हम किस चीज़ से डिसाइड करेंगे? हमारे एजम्पशन से और फिजिकल प्रिंसिपल्स से। ठीक है, फिर मैथमेटिकल मेथड से हम हमारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देखेंगे। वो देखेंगे हम सिलेक्टेड वेरिएबल एट सिलेक्टेड पॉइंट पे, कि हमें कौन सा वेरिएबल निकालना है कौन से पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑन द एलिमेंट। ठीक है, और उससे हमें मिलेगा हमारा कलर्ड पिक्स या फिर और स्पेसिफिक रिजल्ट्स। ठीक है, नॉर्मल हम फिजिकल प्रॉब्लम से सीधे हैंड कैलकुलेशन पे भी जा सकते हैं या फिर हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देख सकते हैं। ठीक, अब बिफोर गेटिंग इनटू टूल्स हमें 3 स्टेप्स करने चाहिए, हमें 3 स्टेप करने होते हैं जिसे कहते हैं प्री एनालिसिस स्टेप्स। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट हमारा मैथमेटिकल मेथड।
तो हमें जानना होता है कि कौन सा मेथड, हमें यूज़ करना है, कौन सा मैथमेटिकल मेथड हमें यूज़ करना है, इसके बारे में हमें जानना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। अब न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, व्हाट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद फिर हाउ मेनी एरर्स, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में कितना एरर्स आ रहा है, और एक होता है कि हाउ टू मिनिमाइज एरर्स इन आवर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में देखना होता है। उसके बाद हैंड कैलकुलेशन। बेसिकली हैंड कैलकुलेशन हमारा कहाँ से होगा, इन्हीं दोनों से होगा। हमें तीन चीज़ नोट डाउन करना होता है कि हम कौन सा मैथमेटिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन क्या है, फिर हमारे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में एरर क्या क्या है, और हम उसे कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, और हम हैंड कैलकुलेशन से जितने, इन दोनों की वजह से जो भी रिजल्ट निकलेगा सिलेक्टेड वेरिएबल एंड सिलेक्टेड पॉइंट्स पे, वो हमारा हैंड कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, अब ये बात हो गई कि बिफोर गेटिंग इनटू द टूल। तो बिफोर गेटिंग इनटू टूल, ठीक है। अब ये कर लिया हमने, तो हम ये सीरीज में हम घुस गए। ठीक है, हम हमारे टूल में, हमारे ब्लैक बॉक्स में घुस चुके हैं। हमने यहाँ तक, हमारा आउटपुट भी निकल गया है, पर हमें अभी ऐसा नहीं है कि हमें अब आउटपुट निकल गया तो अब हमें मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है, नहीं। हमें पहले करना है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में हमारे भी तीन स्टेप्स हैं। फर्स्ट है हमारा कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। अब हमारे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स जो है, हमें देखना है कि हमारे पास कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, हमारे कलर्ड पिक्चर्स के कंसिस्टेंट रिजल्ट्स हैं कि नहीं है, हमारा जो प्रेशर है किसी पॉइंट पे वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, हमारा बाउंड्री सॉल्यूशंस जो हैं हमारे, वो बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें देखना है बेसिकली कि हमारे पास कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिर सेकंड है कि लेवल ऑफ न्यूमेरिकल एरर एक्सेप्टेड। अब हमें पता है कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में हमारे एरर्स आते हैं, ठीक है, उसे हमने मिनिमाइज भी किया। ठीक, अब हमने ये जब दोनों काम कर लिया है, तब उसके बाद कितने न्यूमेरिकल एरर्स जो है वो एक्सेप्टेबल है हमारे सॉल्यूशन में, हमें ये देखना है। ठीक है, कि अब ज़्यादा होगा हमारा अगर एरर, तो इसका मतलब है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो हमारा कंपैटिबल है ही नहीं, वो हम मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकते, और अगर हमने मैन्युफैक्चर कर भी दिया तो वो बहुत ही ज़्यादा हज़ार्डियस हो जाएगा। तो इसी वजह से हम मिनिमम अमाउंट ऑफ एरर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, ताकि हमारा जो मशीन है या फिर हमारा कोई भी स्ट्रक्चर है वो हमारा मैन्युफैक्चरेबल भी हो जाए और वो हज़ार्डियस भी ना हो। ठीक है, तो ये होता है कि लेवल ऑफ न्यूमेरिकल एरर्स एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब फिर हमें करना है कंपैरिजन हमें क्या क्या करना है। अगर हम पहले वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो वेरिफिकेशन में, फॉर वेरिफिकेशन हमें कंपेयर करना है हमारे हैंड कैलकुलेशन से। इसका मतलब है कि हमारे थ्योरेटिकल रिजल्ट से। ठीक है, जब हम वेरिफिकेशन में हमारे हैंड कैलकुलेशन से हमारे थ्योरेटिकल रिजल्ट से हमारे टूल का रिजल्ट मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो उसमें कितना गैप है, उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, ये हमें पता चलेगा हमारे वेरिफिकेशन से। ठीक है, और अगर हमें वैलिडेशन करना है तो उस टाइम पे हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हमारा कंपैरिजन होता है। ठीक है, जैसे हमने टिल्ट टेस्टिंग की या फिर कार क्रैश टेस्टिंग की, तो इन दोनों में हमारे पास आएगा हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो अब उस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को हमें हमारे टूल के रिजल्ट से कंपेयर करना है, और उसके बाद हमें देखना है कि उसमें कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ चेंज है। ठीक है, कितना हमारे पास
मतलब यही कि हमारा चेंज कितना हो रहा है, हमारा डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है रिजल्ट्स में, ठीक है। तो वो हमारा कंपैरिजन होता है वैलिडेशन में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। ठीक, तो हमारे पास अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि हमारे ब्लैक बॉक्स के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है और हम टूल के बिना कौन कौन से कैलकुलेशन से हमें एनालिसिस का पता चलता है। एक होता है हमारा हैंड कैलकुलेशन और एक होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। हमारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ठीक है। और उससे पहले जब हम टूल में जा रहे हैं, टूल यूज कर रहे हैं, उससे पहले हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं करने के लिए। एक होता है मैथमेटिकल मेथड, जिसमें हमें पता करना होता है कि हम कौन सा मैथमेटिकल मेथड एज विथ रिस्पेक्ट टू हमारा प्रॉब्लम यूज कर रहे हैं। फिर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कि कौन सा हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हमारे पास है, फिर उसमें कितना एरर आ रहा है और हम उस एरर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में देखते हैं। फिर हमारा हैंड कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि हमारे सिलेक्टेड वेरिएबल्स पे सिलेक्टेड पॉइंट्स पे हमारे सिलेक्टेड वेरिएबल्स का क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। ये तीनों हो गया। उसके बाद जब हमारे टूल का पूरा एनालिसिस हो जाता है, हमारा आउटपुट निकल जाता है, तब हमें वेरिफिकेशन और वैलिडेशन करना होता है टूल से निकलने से पहले, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं पहले कि हमारा कंसिस्टेंट रिजल्ट्स है या नहीं है, हमारे बाउंड्री सॉल्यूशंस जो हैं हमारे बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं हमारा मतलब अलग अलग रिजल्ट जो है, हमारे प्रेशर का रिजल्ट जो है, हमारे फोर्स का रिजल्ट जो है, वो हमारे कंसिस्टेंट है या नहीं है, क्या वो बार बार चेंज हो रहे हैं। अगर हम एनालिसिस 2 से 3 बार रन कर रहे हैं या फिर 10 से 12 बार रन कर रहे हैं, क्या वो हर बार चेंज हो रहे हैं, क्या उसके रिजल्ट्स चेंज हो रहे हैं बार बार। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे टूल में दिक्कत है, राइट। उसके बाद फिर हमारा लेवल ऑफ न्यूमेरिकल एरर एक्सेप्टेबल। तो एरर्स जो हैं हमारे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में वो कितने एक्सेप्टेबल हैं, हमारा मिनिमम से मिनिमम एरर एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो रिलायबल होगा और वो मैन्युफैक्चरेबल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमें कंपैरिजन करना होता है। अगर हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो हम हैंड कैलकुलेशन पे करेंगे कंपैरिजन हमारे टूल के रिजल्ट्स को, और अगर हम वैलिडेशन कर रहे हैं तो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पे हमारा कंपैरिजन होगा टूल्स के रिजल्ट पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे कि अच्छा, अब हम हमारा फर्स्ट केस स्टडी स्टार्ट करते हैं, या फिर उससे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। कंडक्शन का ही एग्जांपल होगा एक छोटा सा, उसमें हम देखेंगे कि हमारा मैथमेटिकल मेथड कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं।